नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अग्रहरी और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एग्रीकल्चर में। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि जल्द ही मैं आपके समक्ष भारत सरकार के उन तमाम स्कीम्स को जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं लाऊंगा और साथ ही साथ आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को याद कर पाएँ। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि इतनी सारी परियोजनाएं, इतनी सारी स्कीम, इतने सारे संस्थान हैं, कैसे उनको याद किया जाए। तो सबका तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो एक तरीका अपने लिए ईजाद किया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आइए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना सिर्फ यूपी कैटेट बल्कि जेआरएफ, एसआरएफ, बीएचयू, जेट या किसी भी एग्ज़ाम में, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम हो, ये आपको काम आएगा। कोई भी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो, आपको ये काम बेशक आएगा। याद करने का असरदार तरीका मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो तरीका आपके लिए असरदार है कि नहीं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो मैंने किताबों से पढ़ा, कई सारे चीज़ों से मैंने उसको लिया कि ये तरीका काम करता है कि नहीं, और वो तरीका काम करता है, इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा, आप भी उसका लाभ ले सकें। सबसे पहले तो आज मैं सिर्फ इन तमाम गवर्नमेंट स्कीम की बात करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें से पहला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है, यहाँ पर मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करूँगा, लेकिन कोई भी सरकार हो उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है जो उन्हें ज़्यादा लाभ है। तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी सरकार हो, चाहे पूंजीवादी सरकार हो, कृषि एक ऐसा विषय है कि उसे ध्यान देना ही देना है। हालांकि पिछले कई समय से कृषि में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन आज भी भारत का ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि भारत की रीढ़ कही जाती है। तो वर्तमान में एनडीए सरकार चल रही है, इसने कुछ बेहतर कदम उठाए हैं कृषि के विकास के लिए। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें सरकार ने ये आदेश दे रखा है कॉमर्शियल बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, कि आप किसानों का बीमा कीजिए। अगर उनको कोई नुकसान होता है तो आप उनको पैसा दीजिए। इससे क्या हो कि किसानों का अगर फसल बर्बाद होता है तो उन्हें वो उतना मुआवजा मिल जाता है कि वो आने वाली फसल को अच्छे से कार्य कर सकें और फिर से उनको दिक्कत ना हो बीज लेने में, खाद लेने में या पानी लगाने में। तो ये चली थी 18 फरवरी 2016 को। दोस्तों, वो टेक्निक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहीं से शुरू कर देता हूँ। वो टेक्निक कोई बहुत ही ज़्यादा नायाब नहीं है। बस क्या करना है, आपको किसी भी चीज़ को याद करने के लिए उसको एक कहानी के रूप में पिरोना होगा। मानते हैं कि एक कहानी हम बनाते हैं अपने आप से कि मैं 18 फरवरी को अपने घर था, मैं खेतों में, मेरे यहाँ इंस्पेक्शन वाले आए थे या खुद फसल बीमा के जो एजेंट आए थे, उन्होंने 18 तारीख को मेरे फसल का बीमा किया था। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि चला था 19 फरवरी 2015 को। तो 18 को मैंने फसल बीमा करवाया, तो अधिकारियों ने कहा देखिए भाई साहब, आपके फसल का बीमा तभी हो पाएगा जब आप अपने भूमि का सॉइल टेस्ट करवाए रहेंगे। तो इससे आपने कहानी बनाई कि 18 को मैंने अपना फसल का बीमा करवाया था 18 फरवरी को, और 19 को मैंने सॉइल टेस्ट करवाया। तो ये कहानी लेके चलना आपको। हालांकि कई लोगों का इसमें ज़रूर ये शक होगा या कई लोगों का सवाल होगा कि सर हम कितने ज़्यादा चीज़ों के लिए कहानियाँ बनाएंगे, कितनी कहानियाँ हम बुनेंगे। हालांकि आपकी बात सही है, ये काफ़ी लेंदी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है और आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप शुरू में कहानियाँ बनाइए। बाद में देखेंगे कि आप शुरू में इतना मेहनत कर रहे हैं, बाद में वो मेहनत आपका रंग लाएगी। आपको कहानियाँ भी आप भूलने लगेंगे, लेकिन आपको डेट याद रहेगी कि हाँ 18 को मैंने, याद आ जाएगा आपका। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीज़ों को रिटेन किए रहता है, और कहानी के फॉर्म में किसी भी चीज़ को आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये बात बैठ गई कि 18 फरवरी 2016 को आपने अपने फसल का बीमा करवाया था और 19 फरवरी को आपने जो है, उन्होंने कहा सॉइल टेस्ट करवाइए, तो इस तरह से आप एक कहानी बनाकर याद कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पर स्कीम्स की बात करूँगा, कहानियाँ आप अपने स्वयं से बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं ही हर चीज़ों को बनाऊँगा तो मुझे ही याद होगी, आपको नहीं। वो कहानी आपके रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप शहरी आदमी तो उसको आप शहरी चीज़ों से जोड़िए कि मैं एक बीमा एजेंट हूँ, मैंने 18 तारीख को इनकी फसल किया था बीमा, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्कीम, ये चली थी 19 फरवरी 2015 में। माननीय मोदी जी का एक ड्रीम स्कीम था कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों का
सॉइल टेस्ट किया जाए। सॉइल टेस्टिंग से फ़ायदा ये होता है, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सॉइल टेस्टिंग से फ़ायदा ये होता है, आपके खेतों में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ों की कमी नहीं है, उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाती है, जिससे कि आपको उन अनावश्यक तत्वों को नहीं डालना पड़ता जो आप अमूमन डाल देते हैं। हमारे किसान भाई किसी भी चीज़ को, खाद को एक लिमिट में, बस अगर उनको पता है कि 180 60 60 या फिर 100 60 60 100 60 40 इसमें डालना, तो उसी अनुपात में डालते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ज़मीन को उसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो दीजिए, बेशक उसको काम आएगी। अगर आप अनावश्यक रूप देंगे तो सिर्फ मृदा का क्षरण होगा। तो उससे बचने के लिए आप सॉइल का अपने हेल्थ कार्ड बनवाइए, उसका टेस्टिंग करवाइए। तीसरी स्कीम जो थी दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके लिए भारत में सरकार ने सब्सिडी की भी योजना बनाई है कि अगर आप अपने खेतों में स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन का लगाते हैं प्लांट, तो आपको सरकार यहाँ तक कि कभी कभी 50% तक का अनुदान देती है। तो ये जो योजना चली थी, सिंचाई योजना, ये 1 जुलाई 2015 को चली थी, खरीफ के मौसम में। चौथा है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम। दोस्तों अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि ई-नाम में बहुत सारे और भी मंडी जोड़े गए हैं। तो सरकार का ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों को ऑनलाइन कर दिया जाए, ताकि जो बीच में बिचौलिए हैं उनका काम ख़त्म कर दिया जाए। अभी अमूमन जो बिचौलिए हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेते हैं किसानों का, तो उससे बचने के लिए सरकार ने इसको ऑनलाइन कर दिया है कि जितना भी आपको, आप अपना रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को ऑनलाइन, और उसके बाद आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में ही आ जाएगा। तो एक तरह से ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो ये चली थी 14 अप्रैल 2016 को। पाँचवा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA इसका नाम है। हालांकि इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये भी 1 अप्रैल 2014 को चला था। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो ई-नाम है वो 14 अप्रैल 2016 को चला था। जय किसान ऋण मुक्ति योजना, ये तो आप सभी जानते हैं, जब सरकार ने वादा किया था कि इस बार वो गवर्नमेंट आएगी अगर सत्ता में, तो वो किसानों की ऋण माफ़ी करेगी। तो इसी ऋण माफ़ी को उन्होंने नाम दिया था जय किसान ऋण मुक्ति योजना, जो कि 15 जनवरी 2019 को चला। मुख्यमंत्री फसल ऋण मोचन योजना, ये भी अभी 9 जुलाई 2017 को चली थी सरकार के। ये सभी सरकारों का एक आजकल फैशन बन गया है कि वो सरकार अगर वर्तमान समय में बनेंगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो वो किसानों को एक लोभ देते हैं कि हम उनका ऋण मुक्त कर देंगे। हालांकि अभी कितना अच्छा कितना बुरा ये मैं पाठकों पे छोड़ देता हूँ, हमें तो सिर्फ इन चीज़ों को भी याद करना है। आगे चलते हैं तो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2019 को। ये भी एक WTO का उल्लंघन ही था, क्योंकि वो भारत सरकार की अनुमति नहीं देता कि आप अपने किसानों को पेंशन दीजिए। हालांकि सरकार ने इसका एक नया तरीका निकाल लिया। अब जो है किसान भाइयों को सरकार दे रही है, इसने इसका नाम दिया है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, जो कि 12 सितंबर 2019 से चला है। अगला है दोस्तों स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये आप सभी जानते होंगे कि अभी 6000 रुपये सरकार ने देने का वादा किया था सभी किसानों को। तो ये कब चला था? 24 फरवरी 2019 को। ये काफ़ी लेटेस्ट है, ये तो पक्का आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं आपके। तो इसका नाम था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये काफ़ी पुराना है, ये 11 अक्टूबर 2014 को चला था आदर्श ग्राम योजना। अब ये अपने उद्देश्यों को कितना प्राप्त कर पाया है, ये तो एक बात का विषय है, लेकिन ये चला था 11 अक्टूबर 2014 को। अगला स्कीम है दोस्तों श्रमेव जयंती योजना, जो कि 16 अक्टूबर 2014 को चला था। ये आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। अगला है ग्रामोदय से भारतोदय, इसको आप याद कर लीजिएगा, 14 अप्रैल 2016 को चला था। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये चला था 25 सितंबर 2014 को। अगला है ग्रामीण भंडारण योजना, जो कि 1 अप्रैल 2001 को चला था। दोस्तों अगर आपको ये दिख रहा है तो ठीक, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इस PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो जहाँ से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ उससे फ़ायदा मिले। अगला है मनरेगा, ये काफ़ी फेमस है क्योंकि इसे UPA गवर्नमेंट ने लागू किया था, और ये इतनी बेहतरीन योजना साबित हुई कि इसको NDA ने लॉन्च किया और साथ ही अपने दूसरे कार्यकाल में भी लॉन्च किया है। तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2 फरवरी 2006 को चला था। शुरुआत में इसका नाम नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, बाद में इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था।
अगला जो आपका स्कीम वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि 25 दिसंबर 2000 में चला था, सन 2000 में, जो कि अब आपके लिए उतना मायने नहीं रखता ये। अगला है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, इसकी शुरुआत 2005 से 2006 के बीच हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जो कि 2014-15 में चला था। परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि 2015 से 2016 के बीच चला था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये 1 अक्टूबर 2007 को चला था। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि 1 अगस्त 2007 को चला था। लास्ट है नेशनल बैम्बू मिशन 1 अक्टूबर 2006, जिसमें सरकार ने बाँस उत्पादन को काफ़ी महत्व दिया है। बाँस से तमाम तरह की लोकल, अभी सरकार ने वोकल फॉर लोकल भी चलाया था उस समय से, लेकिन ये चल रहा है क्योंकि बाँस से काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक नेशनल बैम्बू मिशन चलाया था 1 अक्टूबर 2006 को। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कीम थे जो कि आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। इनमें से आपको जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं वो आपको बता देता हूँ, जिसको आपको याद करना है, चाहे आप उसे कहानी बनाकर याद करें या किसी भी तरह से। पहला आपका फसल बीमा योजना तो आपको याद करना ही करना है। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना करना ही करना है। ई नाम को आपको याद करना है। ई नाम के अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को याद करना है। ग्रामोदय से भारत उदय उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं। मनरेगा तो आपको जानना ही जानना है। ये आपका आज कल या कभी किसी इंटरव्यू, अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये पूछना ही पूछना सवाल है। इसके अलावा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके अलावा नेशनल बैम्बू मिशन, इसको तो आपको याद करके ही चलना है। तो ये कुछ ऐसे करंट के स्कीम थे जो कि आपको याद करने हैं। इसके अलावा अगर आपको पुराने देखने हैं कि आज़ादी के पहले कौन सी स्कीम चले या कौन सी योजनाएं चलीं, आज़ादी के बाद कौन सी योजनाएं चलीं, तो अगर उसके बारे में आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को उसकी ज़रूरत है तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अन्यथा मैं ये बात मान के चलता हूँ कि वो आपको आ रहा है। हालांकि आज़ादी के पहले से उतना ज़्यादा नहीं पूछता जितना कि आज़ादी के बाद जस्ट बाद का पूछता है, जिसमें से CDP सबसे महत्वपूर्ण है। CDP से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। इसके अलावा जो आपका पंचवर्षीय योजनाएं थी उससे काफ़ी सवाल आते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कहीं ज़्यादा असरदार, कहीं ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों सवाल पूछने का जो ढंग होता है वो उसके उत्तरों में छिपा रहता है। तो जब भी आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देखें तो चारों विकल्पों में से एलिमिनेट करने की पद्धति अपनाइए कि जो भी आपको सही नहीं लग रहा उसको आप एलिमिनेट करते जाइए और बाकी 1-2 में से आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर कभी किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, मुस्तैदी के साथ रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।